साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो चित्रात्मक रूप से सामान्य विज्ञान की पुस्तक को निकाला गया है उसको यहाँ पर हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में इसका जो सामान्य परिचय है और वर्गीकी के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक इस पर जरूर दीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो जीव विज्ञान के बारे में प्रारंभ करते हैं, इसके सामान्य परिचय को देख लेते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, इसका जो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया था वो फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मनी के ट्रेविरेंस के द्वारा किया गया था। और जो अरस्तु रहे हैं, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक माना जाता है या फादर ऑफ कह सकते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जंतु विज्ञान के जनक या फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अब यहां पर पहले जीव विज्ञान की जो कुछ प्रमुख शाखाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। पादपों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। जबकि मनुष्यों की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। और अस्थियों का अध्ययन जो होता है, अस्थियों का अध्ययन, इसे ऑस्टियोमोलॉजी कहते हैं। ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। और वहीं पर जो है त्वचा का अध्ययन, त्वचा का जो अध्ययन होता है इसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और आपका पोषण विधियों का जो अध्ययन होता है इसे कहते हैं ट्रोफोलॉजी। और उभयचर सरीसृपों का जो अध्ययन होता है इसे हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख शब्दावलियों की जिससे प्रश्न बनते हैं आपके। जैसे एपीकल्चर, तो मधुमक्खी जो पालन होता है इसे एपीकल्चर कहते हैं, जबकि पक्षी पालन को एवीकल्चर कहते हैं। और मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार से वन संवर्धन को जो है सिल्वीकल्चर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पे सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? ओलरी कल्चर कहते हैं। ओलरी कल्चर कहते हैं। और इसके अतिरिक्त बागवानी के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हॉर्टिकल्चर होता है। और फलों की खेती के लिए क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर का इस्तेमाल होता है। और फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा आप, जैसे यहाँ पर क्या है, मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं, परंतु यदि मछलियों के अध्ययन की बात आएगी तो उसे इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। अब जैव विकास संबंधी जो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को देखें तो देखिए, मुख्यतः जो है 3 सिद्धांत आते हैं। लैमार्कवाद आता है, डार्विनवाद और आपका उत्परिवर्तनवाद। एक आप और जोड़ सकते हैं, नौ डार्विनवाद को भी जोड़ा जा सकता है। तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। पहले लैमार्कवाद की बात करें तो इसके जनक जो रहे हैं वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क को माना जाता है। जबकि इनकी जो पुस्तक रही है वो है फिलॉसफी जूलॉजिक, जिसमें इन्होंने अपने इस सिद्धांत की चर्चा की है। और ये जो लैमार्कवाद है इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको जो है आप अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसका मतलब, इस सिद्धांत का मतलब यही है कि जीव के द्वारा जिस अंग का अधिक इस्तेमाल होगा उसका विकास अधिक होगा और जिसका इस्तेमाल कम होगा उसका विकास कम होगा। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना और सांप के पैर का गायब हो जाना, ये जो है अंगों के कम या अधिक उपभोग के सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते हैं। अगला है डार्विनवाद। डार्विनवाद की बात करें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह वाद जो है दिया गया है। जबकि इनकी जो पुस्तक रही है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। यह पुस्तक जो है इनके द्वारा 1859 में लिखी गई थी। और इसका जो अन्य नाम है, डार्विनवाद का जो अन्य नाम है वह प्राकृतिक वर्णवाद है या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। और ये जो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, डार्विनवाद के बाद नौ डार्विनवाद भी आता है। तो डार्विन के पश्चात इनके जो समर्थक थे, इनके द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नौ डार्विनवाद कहा जाता है। देखिए, इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों के एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जात से नई जाति बन जाती है। इन कारकों में आपका विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण, जनन इत्यादि कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो है इसमें उत्परिवर्तनवाद।
तो उत्परिवर्तनवाद की देखें, इसके जनक किसको माना जाता है? हॉलैंड के हुगो डी व्रीज को माना जाता है। जबकि इसके लिए जो जिस पे प्रयोग किया गया था वह था आपका शांध प्रिमरोज। ये इसका साइंटिफिक नाम क्या है? आइनोथेरा लैमार्कियाना। और इस उत्परिवर्तनवाद का जो अन्य नाम है वो है उत्परिवर्तन सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी भी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहां पे जिराफ के उदाहरण को यहां पर चित्र के माध्यम से समझाया गया कि लैमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद विकास क्रम का रेखाचित्र यहां बनाया गया है। देखिए पहले क्या था, इनके पैर सामान्य थे, क्योंकि उस समय घास की उपलब्धता अधिक थी तो इन्हें घास के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था। तो घास की उपलब्धता से अगली टांग व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई थी। फिर जब घास की कमी होने लगी तो ये पेड़ से पत्तों को खाना चालू किए, तो धीरे धीरे इनकी जो गर्दन थी वो बढ़ने लगी और इसी के साथ साथ आगे के जो पैर थे वो भी बढ़ते चले गए। पीछे के पैर का उतना इस्तेमाल नहीं था तो वो सामान्य अवस्था में थे, जबकि गर्दन और आगे की पैर इनके बढ़ते चले गए। तो ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हुई। अब आगे चलते हैं, जीव जंतुओं का विकास क्रम को देख लेते हैं। तो इस विकास क्रम को हम लोग महाकल्प, कल्प और उस कल्प में कौन सी घटना हुई है महत्वपूर्ण, इसके अनुसार देखेंगे। तो यहां पर जो ये चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट में थोड़ी त्रुटियां हैं, तो हम लोग यहां पे इस चार्ट को नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें जो क्रम दिया गया है ये उल्टा दिया गया है। होना चाहिए ऐसे, इसमें दिया गया है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इसको सुधार करके हम लोग इसका एक अलग से चार्ट यहां पर हम लोग देख लेते हैं जीव जंतुओं के विकास क्रम का। तो यहां पर कैटेगराइजेशन यही है, महाकल्प जिसे ईरा कहते हैं, कल्प इसे इपोज कहते हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई उसको देखेंगे। तो देखिए जो महाकल्प हैं, कुल 6 महाकल्प माने गए हैं। इसमें पहला है आर्कियोजोइक, मतलब सबसे पुराना जो आप महाकल्प कहेंगे आर्कियोजोइक है। और इसमें क्या घटना घटित हुई थी? इसमें जीवों के स्पष्ट जीवाश्म नहीं पाए गए थे, परंतु मोनेरा या प्रोटेस्टा जैसे प्रारंभिक जीवों का उदय माना गया है। यह सिद्ध कैसे होता है? क्योंकि इस समय जो आदि महासागर थे उसमें कोयले की उपस्थिति से सिद्ध होता है कि मोनेरा व प्रोटेस्टा जैसे प्रारंभिक जीवों का उदय हो चुका था। इसके बाद अगला जो इरा आता है वो है, या महाकल्प आता है, इसे प्रोटेरोजोइक कहते हैं। प्रोटेरोजोइक, इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं? इसमें प्रथम मेटाजोआ का उद्भव होता है, वहीं जंतुओं का पहला चिन्ह इस समय मिलता है, और जंतुओं के पहले चिन्ह में कवक का उदय अर्थात फंगी का उदय होता है, और आदि महासागरों में प्रोटोजोआ की उपस्थिति इस समय मिलती है। देखिए थोड़ा सा मेटाजोआ और प्रोटोजोआ समझ लीजिए। मेटाजोआ क्या होता है? ये बहुकोशिकीय जानवरों का समूह होता है, जबकि प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय आदिम जानवरों का समूह होता है। आगे चलते हैं, जो तीसरे नंबर का आपका महाकल्प है या ईरा है, इसे पैलियोजोइक कहते हैं। पैलियोजोइक कहते हैं। और ये जो पैलियोजोइक है ये 6 कल्प में या 6 इपोच में डिवाइड होता है। इसमें पहला जो कल्प आता है वो कैम्ब्रियन है। तो कैम्ब्रियन कल्प में आपका क्या घटनाएं होती हैं? इसमें प्रथम मछली का उद्भव होता है, प्रथम रज्जुकी का उद्भव होता है, और प्रथम एकाइनोडर्मेटा, इसके उदाहरण के रूप में आप स्टारफिश को ले सकते हैं, इसका उद्भव होता है। जबकि जो दूसरा इसमें कल्प आता है वो है आर्डोविशियन। आर्डोविशियन में क्या होता है? मेटाजोन जीवों का विकास होता है। और वहीं तीसरे नंबर का जो कल्प आता है वो है सिल्यूरियन। इसमें प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधों का उद्भव होता है। और चौथा है डेवोनियन। यहां ध्यान रखिए जो डेवोनियन कल्प रहा है इसे मछलियों का युग कहा जाता है। इसमें प्रथम उभयचर, जिसका नाम क्या था, साइंटिफिक नाम स्टिगोसिफेलिया था, इसका उद्भव होता है, और जबड़े वाली मछलियों का यहां पर उद्भव होता है। और वहीं पर जो अगला 5वें नंबर पे आता है वो है आपका कार्बोनिफोरस। ये उभयचरों का युग कहलाता है। कार्बोनिफोरस जो है ये उभयचरों का युग होता है, कहा गया है। इस समय जो प्रमुख घटनाएं थी उसमें प्रथम सरीसृप के रूप में सेमारिया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? सेमारिया, और बीज युक्त फंस की उत्पत्ति यहां पर होती है। अब जो अगला है आपका चौथे नंबर का जो आपका महाकल्प या ईरा है वो है मेसोजोइक ईरा। इस पूरे मेसोजोइक ईरा को सरीसृपों का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरीसृपों का युग कहा जाता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है कल्प के रूप में या इपोज के रूप में 3 है। ये 3 वर्गीय इसका कह सकते हैं, 3 वर्गीकरण इसका किया जा सकता है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेसिस। तो इसमें सबसे पहले ट्रियासिक आता है। ट्रियासिक में क्या होता है?
प्रथम स्तनपायी की उत्पत्ति होती है और प्रथम डायनासोर की उत्पत्ति इसी ट्रियासिक काल में होती है। जुरासिक काल में क्या होता है, इसमें पहली चिड़िया जिसका नाम क्या था, आर्कियोटेप्टेरिस का विकास होता है। ठीक है, ये जो है आपका, इसमें सरीसृपों और पक्षी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। डायनासोर की उन्नति होती है इस समय जुरासिक काल में, और प्रथम द्विबीजपत्री आवृत्त बीजी का भी उदय इसी जुरासिक काल में होता है। इसके बाद आता है क्रिटेशियस, मेसोजोइक का क्रिटेशियस जो है, इसमें क्या होता है, यहां पर डायनासोर की उत्पत्ति नहीं, डायनासोर यहां पे विलुप्त हो जाता है। ठीक है, यहां उत्पत्ति लिखा हुआ है, यहां पर डायनासोर अचानक से पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं और पहले प्राइमेट का यहां पर विकास होता है। एक बीजपत्री आवृत बीजी की उत्पत्ति होती है और फूल एवं पौधों की उत्पत्ति भी इसी समय होती है। अगला जो आपका महाकल्प आता है वो है सेनोजोइक ईरा कह सकते हैं। ये स्तनियों का युग कहलाता है। सेनोजोइक ईरा स्तनियों का युग कहलाता है। इसके 4 क्लासिफिकेशन है, मतलब इसके 4 वर्ग किए जा सकते हैं, इयोशीन, ओलिगोशीन, मियोशीन और पैलियोशीन। तो इसमें जो देखिए, जो इयोशीन है, इसमें क्या होता है, स्थलीय भाग में ऊंट, घोड़ा, सुअर, चूहा, बंदर आदि के पूर्वजों की उत्पत्ति होती है। जलीय भाग में वैल के साक्ष्य मिलते हैं यहां पर। और ओलिगोशीन में क्या होता है, बंदर से कपि की उत्पत्ति होती है और वर्तमान स्तनपाइयों का उदय इसी ओलिगोशीन में होता है। इसके अतिरिक्त मियोशीन में क्या होता है, आदि कपि से मानव जैसे कपि का उदय होता है। और जो पैलियोशीन होता है, इसमें प्रथम मानव जैसे जीव का उदय होता है और स्तनपाइयों में विविधता पाई जाती है। यहाँ पर जो सबसे आखिरी 6ठे नंबर का महाकल्प या ईरा है उसे नियोजोइक ईरा कहते हैं। नियोजोइक महाकल्प या नियोजोइक ईरा कहते हैं। इसे मनुष्यों का युग कहते हैं। ये इसका 2 वर्गों में इसे डिवाइड कर सकते हैं, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो इस पूरे नियोजोइक में क्या होता है, मानव का उद्विकास होता है और 4 हिमयुग की जो घटना होती है पृथ्वी पर वो इसी नियोजोइक ईरा में होती है। अब चलते हैं आगे हम लोग वर्गीकी की बात कर लेते हैं, टैक्सोनॉमी की। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन दें तो क्या कहेंगे, जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी कहलाता है। और इसके जनक कौन रहे हैं, तो इसके जनक जो रहे हैं कैरोलस लीनियस को माना जाता है। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो इसका वर्गीकरण किया था, 2 किया था, द्विजगत इन्होंने बताया था, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत बताया था। जबकि इसके बाद जो है 5 जगत प्रणाली या 5 किंगडम की जो बात करते हैं उसके जनक कौन थे, व्हिटकेयर थे, R.H. व्हिटकेयर थे। तो ये बात याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, जो ये 5 जगत हैं, इन 5 जगत को देख लेते हैं। तो 5 जगत में कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब इनमें क्या क्वालिटी थी इसको भी देख लेते हैं। जैसे जो पहला मोनेरा है, मोनेरा की बात करें तो इसमें क्या था, इसमें एक कोष के जीव थे। इसके अतिरिक्त प्रोक्रियोटिक जीव थे, आपके प्रोक्रियोटिक जीव थे। और इसमें आप देखेंगे तो प्रोक्रियोटिक जीव क्या होते हैं, कोष, ये ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जबकि यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है, इनमें इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं और केंद्रक आवरण में घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जबकि प्रोक्रियोटिक जो कोशिका होती है वहां पे नहीं पाया जाता है। तो इस पे अभी नहीं जाते हैं, यहां बात कर लेते हैं। ये मोनेरा एक कोशिकीय होते हैं और ये प्रोक्रियोटिक जीव होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे आप माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया को ले सकते हैं। वहीं दूसरा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं इसमें यूकेरियोटिक जीव होते हैं। कौन से होते हैं, यूकेरियोटिक अर्थात बहुकोशिकीय, ये कह सकते हैं, यहां पे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और ये विविध प्रकार के, यहां पे ये कह सकते हैं यूकेरियोटिक जीव क्या होते हैं, ये विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय जीव इस प्रोटिस्टा में होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे आप शैवाल और प्रोटोजोआ को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूग्लिना जो कि पादप एवं जंतु के बीच का माना जाता है, वो भी इसी प्रोटिस्टा के तहत आता है। अगला जो है आपका फंगी आते हैं, फंगी अर्थात कवक। तो ये क्या है, ये यूकेरियोटिक, ये जो होते हैं फंगी आपके, ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं तथा यूकेरियोटिक तथा परपोषित होते हैं। ये परपोषी होते हैं, दूसरे पे भोजन के डिपेंड करते हैं और अधिकांशतः क्या है, बहुकोशिकीय हैं। इसके जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और इसके उदाहरण के रूप में आप ईस्ट और मशरूम को ले सकते हैं।
अब आगे चलते हैं, अगला है पादप। पादप किंगडम को बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा मतलब वह सभी पौधे आते हैं, ब्रायोफाइटा के तहत वह सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसमें टेरिडोफाइटा भी आते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, इसमें पुष्पों का निर्माण तो नहीं होता है किंतु संवहन उत्तक इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसी में पादप में अनावृत व आवृत बीजी भी इसी के तहत आते हैं। यहां पे जो ब्रायोफाइटा है इसके उदाहरण में आप मोसस को ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला जो है इसमें जंतु किंगडम। जंतु किंगडम में क्या होता है, इसमें सभी उपभोक्ता जीव होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और इसमें दोनों तरह के कशेरुकी और अकेशरुकी दोनों तरह के आते हैं। कशेरुकी में क्या होता है आप नॉर्मल तौर से समझ सकते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आगे चलते हैं, अगला क्लासिफिकेशन आप देख लेते हैं मोनेरा का फिर से। तो हमने ऊपर बात की थी जो मोनेरा होते हैं इसके उदाहरण के तौर पे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया को लिया था। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं और ये प्रजनन में समर्थ होते हैं। इसके जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया इसका जो साधारण नाम हम लोग जानते हैं वो है नील हरित शैवाल। और यहां ध्यान रखिएगा शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं, सरल तथा कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं, परपोषी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। इसके अतिरिक्त कवक की बात कर लेते हैं। तो कवक के क्या कैरेक्टर है, तो ये पर्णहरित रहित होता है, इसमें मतलब पर्णहरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं होता है। इस प्रकार से जब पर्णहरित नहीं होता तो ये स्वपोषी नहीं होंगे बल्कि परपोषी होंगे। और ये क्या होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये पर्णहरित रहित होते हैं, सकेंद्रीय होती है और संवहन उत्तक रहित होती है, इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और यहां ध्यान रखने वाली बात है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं वैसे ही कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और एक वर्ड आता है लाइकेन, कि लाइकेन में क्या क्या होते हैं। तो कवक लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल दोनों इसमें होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, खमीर, कुकुरमुत्ता और राइजोपस को लिया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे वर्गीकरण को देख लेते हैं। पादप, सबसे पहले हम लोग पादप जगत के वर्गीकरण को देखते हैं। एक सेकेंड, अब यहाँ पे हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो प्रोटिस्टा देखिए दो तरह के होते हैं, पादप के समान भी होते हैं और जंतु के समान भी होते हैं। जो पादप के समान होते हैं इसका आप क्लासिफिकेशन जो है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट के रूप में और यूग्लिनाइड के रूप में कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो यूग्लिनाइड होता है इसमें पादप के और जंतु दोनों की ही क्वालिटी पाई जाती है। यहाँ पे जो आपका क्राइसोफाइटा है इसको फिर से दो वर्गों में बांट सकते हैं, डायटम्स के रूप में और डिसमिड्स के रूप में। जो आपके डायटम्स होते हैं ये सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जबकि डिसमिड्स जो होते हैं ये सुनहरे शैवाल होते हैं। और जो आप पहले जंतु के समान वाला देख लीजिए, इसमें आपका प्रोटोजोआ होता है जो कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे ये उदाहरण दिए गए, अमीबा, पैरामीशियम और ट्रिपिनोसोमा ये उदाहरण है। इसके अतिरिक्त स्लाइम मोल्ड है, ये कवक के समान होते हैं। और जो यूग्लिनाइड है इसमें पादप और जंतु दोनों की ही क्वालिटी होती है, मतलब ये इनके बीच का होता है। यूग्लिना इसमें मिक्सोट्रोपिक पोषण होता है तथा यह जंतु तथा पादप के बीच की एक संयोजी कड़ी होती है, मतलब इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब चलते हैं पादप जगत में। तो पादप जगत का जो क्लासिफिकेशन है इसको पहले आप यहां पे देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये पादपों का भेद, इसको दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होता है क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम जिसे हिंदी में अपुष्पोद्भिद कहते हैं, मतलब पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। इसमें तीन प्रकार आते हैं, आपके थैलोफाइट आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं, बीज उत्पन्न करने में ये अक्षम होते हैं। और जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन होता है उसे फेनरोगैम कहते हैं। फेनरोगैम मतलब ये क्या होते हैं, पुष्पोद्भिद, इसका हिंदी क्या होगा, पुष्पोद्भिद होते हैं, मतलब पौधे पूर्ण विकसित होते हैं और इसमें फूल, फल तथा बीज होते हैं। ये
इसमें देखिए पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं, बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है इसे नग्न बीजी कहते हैं और जो एंजियोस्पर्म होता है इसे आवृत बीजी कहते हैं। अब चलते हैं फिर से यहाँ पे, ये जो 5 हो गए आपके, थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन पांचों को एक साथ हम लोग यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले थाइलोफाइट की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये आपका क्रिप्टोगैम है। क्रिप्टोगैम में 3 है, थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। थाइलोफाइट जो है ये सरल, इसकी जो क्वालिटी या प्रॉपर्टीज क्या होती है, सरल शारीरिक संरचना होती है। इसके तहत शैवाल, बैक्टीरिया, कवक इसके उदाहरण हैं। ये सर्वव्यापी मतलब हर जगह पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण में जो है थाइलोफाइट के प्रकार 3 है, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक। और इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं, स्पाइरोगाइरा, ये थाइलोफाइट का उदाहरण है। जबकि ब्रायोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा ये क्या होते हैं, ये उभयचर होते हैं और इसमें संवहनी उत्तकों की अनुपस्थिति होती है। देखिए आपका जो थाइलोफाइट होता है इसमें भी संवहन उत्तक नहीं होते हैं, ठीक है। संवहन उत्तक का नहीं होने का मतलब क्या है, इसमें जाइलम और फाइलम जो होते हैं इनका अभाव होता है। इसके उदाहरण के तौर पे आप मांस और मार्केशिया को ले सकते हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो थाइलोफाइट होता है ये वनस्पत जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। अब तीसरे पे चलते हैं, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये जो है आपके, इसमें संवहनी उत्तक उपस्थित होता है, मतलब इसमें जाइलम और फाइलम पाया जाएगा। और ये उगते कहाँ पे हैं, ये आपका मोस्टली जो है नमी वाले स्थान, छायादार स्थानों पर, जंगलों या पहाड़ों पे ये पाए जाते हैं। इसके उदाहरण में फर्न है, हॉर्स्टेल है और मर्सिलिया है। अब चलते हैं जो दूसरा क्लासिफिकेशन था फेनरोगैम का, जो इसे पुष्पोद्भिद कहते हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी होते हैं। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब बीज, मतलब इसके बीज जो होते हैं वो किसी आवरण से ढके नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये बहुवर्षीय होते हैं तथा सदाबहार होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ये वृक्ष, झाड़ियां, अवरोही के रूप में ये जिम्नोस्पर्म उगते हैं। इसके उदाहरण में पाइनस तथा साइकस आते हैं। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये मरुद्भिद होते हैं। क्या होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। आगे एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी की बात करें तो इसमें बीज जो होता है वो ढका होता है, जैसे कि आपके पपीते में देखेंगे बीज जो होता है ढका होता है। और इसका जो पुष्पीय पादप होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। ये फलदार होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे आप आम, अमरूद, पपीता इत्यादि को ले सकते हैं। इसमें आप सभी का देखेंगे जिसमें बीज होता है वो फल के अंदर होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्राणी जगत के वर्गीकरण की। तो प्राणी जगत के वर्गीकरण को 2 स्तर पर पहले कर सकते हैं, एक कोशिका स्तरीय संरचना और दूसरा है उत्तक स्तरीय संरचना। कोशिका स्तरीय संरचना में इसका होता है पोरीफेरा संघ, ठीक है। तो पोरीफेरा संघ में क्या होते हैं, सभी जंतु इसमें जो होते हैं सभी जंतु खारे पानी में रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप स्तरीय उत्तक स्तरीय संरचना की बात करेंगे तो इसमें 3 कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, एक देह गुहाधारी, दूसरा कूट देह गुहाधारी जिसके तहत निमोटोड आते हैं, और तीसरा है बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव। इसके तहत आपके प्लेटी हेलिमेंथीज और सिलेंट्रेटा आते हैं। अब यहां पे देखिए जो देह गुहाधारी है ये फिर से इसका 2 क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहला है मेसोडर्म कोशिका का विकास, इसके तहत आपका एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ आते हैं। जबकि दूसरा जो कैटेगराइजेशन हो सकता है अंतः स्तर की थैली से देह गुहा बनने का, इसके तहत भी 2 कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक क्या होगा, एक में नाटो कार्ड युक्त होगा और दूसरा नाटो कार्ड विहीन होगा। नाटो कार्ड विहीन जो होगा इसके तहत आपका इकाइनोडर्मेटा आता है, इकाइनोडर्मेटा। और ये सभी जंतु जो होते हैं समुद्र में रहते हैं, नाटो कार्ड विहीन वाले। इसके तहत आपका स्टारफिश, ये आपका स्टारफिश है। अब जो नाटो कार्ड युक्त हैं इसी को आप क्या कहते हैं, कार्डेटा कहते हैं। क्या होता है, कार्डेटा। कार्डेटा 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है आपका लार्वा में अवशेषी नाटोकार्ड जिसके तहत आपका आता है प्रोटोकार्डेटा, और दूसरा होता है नाटोकार्ड की जगह मेरुदंड, अर्थात ये कशेरुकी, जो कशेरुकी जीव होंगे इसमें रीढ़ की हड्डियां कह सकते हैं, मेरुदंड पाया जाता है। अब कशेरुकी में आपके कौन कौन से आते हैं, देखिए साइक्लोस्टोमेटा, सरीसृप, पक्षी, जल स्थलचर, मत्स्य और स्तनपायी, ये सभी के सभी जो होते हैं कशेरुकी जीव होते हैं। आगे चलते हैं। अब
वर्गीकरण जो है पादप जगत का वर्गीकरण आगे देखते हैं। तो जो पादप जगत का वर्गीकरण है इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहला, विभेदित पादप शरीर, विभेदित पादप शरीर और बिना विभेदन वाले पादप शरीर। देखिए, विभेदित पादप शरीर में क्या होगा, इसको फिर से दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बिना संवहनी उत्तक के, मतलब बिना संवहनी उत्तक जिसमें जाइलम फाइलम नहीं पाए जाएंगे, और दूसरा संवहनी उत्तक युक्त। तो जो बिना संवहनी उत्तक होंगे वो आपके ब्रायोफाइटा होंगे, और संवहनी उत्तक युक्त वाले जो होंगे उसमें आपका टेरिडोफाइटा। ये आपके संवहनी उत्तक वाले में दो आ जाएंगे, एक बीज रहित और एक बीज युक्त हो जाएगा। तो बीज रहित वाले में आपका टेरिडोफाइटा आ जाएंगे, और फिर से बीज युक्त वाले को दो क्लासिफिकेशन फिर हो सकता है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। जो द्विबीजपत्री होते हैं इसमें दो बीज पत्र वाले बीज होते हैं, और एक बीजपत्री में एक बीज पत्र वाले बीज होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो दूसरा क्लासिफिकेशन था बिना विभेदन वाले पादप शरीर, इसके साथ थैलोफाइट आते हैं। थैलोफाइट के प्रकार क्या है? शैवाल, कवक और बैक्टीरिया। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं जंतु जगत के प्रमुख संघों की, अर्थात फाइलम की। तो कुल यहाँ पे 10 प्रकार के जंतु जगत के संघों की बात की गई है। इसमें पहला आपका है पोरीफेरा या छिद्र धारक। ये क्या होते हैं? यह बहुकोशीय होते हैं। इसमें असंख्य छिद्रयुक्त शरीर होता है, शरीर में स्पंज गुहा होता है। इसको स्पंज के नाम से भी साधारण भाषा में कहा जाता है। इसके उदाहरण में साइकॉन, स्पंजिला ये आते हैं। जबकि दूसरा क्या है? सिलेंट्रेटा, या जिसे निडेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निडेरिया। ये जलीय जंतु होते हैं। ये भोजन पकड़ने हेतु इनके मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं निकली होती है, जिसे टेंटिकल्स कहते हैं, जिसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। इसके उदाहरण में आपका मूंगा है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन आते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा कैटेगराइजेशन क्या है? टीनोफेरा। तीसरा जो संघ, प्रमुख संघ है, टीनोफेरा है। इसमें क्या होता है? सिलेंट्रेटा से गहन संबंध होता है, सिलेंट्रेटा से गहन संबंध होता है इसमें, और कंघी जैसे इनके चलनांग जो चलते हैं ये कंघी जैसे होते हैं, और अधिकांशतः ये पारदर्शी होते हैं। तो इनके उदाहरण के तौर पर समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली आते हैं। जबकि जो अगला संघ है इसमें यह है प्लेटी हेलिमेंथीज। इसमें क्या होता है? इसमें आप देखेंगे देह जो है गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होता है। इसमें 3 स्तरीय शरीर होता है, और शरीर जो होता है चपटा होता है तथा उभयलिंगी होते हैं ये। इसके अतिरिक्त इनमें अविकसित पाचन तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु फ्लेयम कोशिका होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कंकाल जो होता है, कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। इसके उदाहरण में आप प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और साधारणतः आप फीता कृमि भी इसी के तहत आता है। आगे चलते हैं, अगला संघ जो है जंतु जगत का वो है एस्केलीमेंथीज। इसमें क्या होते हैं? इसमें लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। स्पष्ट आहार नाल होता है, नर छोटा होता है और मादा बड़ी होती है। जबकि उत्सर्जन जो होता है इसमें प्रोटोन फीडिया के द्वारा होता है, और ये इसमें निषेचन जो होता है एक लिंगी होते हैं और आंतरिक निषेचन होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो उदाहरण में आपका एस्केरिस गोल कृमि होते हैं, थ्रेडवर्म और बुचेरिया ये फाइलेरिया का कृमि होता है। तो जो फाइलेरिया रोग होता है वो बुचेरिया के कारण ही होता है। यहाँ पे इसमें एस्केलीमेंथीज में एक चीज और याद रखिएगा, इसमें मुख तथा गुदा दोनों होता है। क्योंकि स्पष्ट आहार नाल है ना, तो स्पष्ट आहार नाल मतलब मुख तथा गुदा दोनों होते हैं, और परिवहन एवं श्वसन अंग इसमें नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, अगला है एनालीडा की बात कर लेते हैं। एनालीडा, इसमें लंबा द्विपार्श्व सममित व कई खंडों में बटा शरीर होता है। उत्सर्जन हेतु वृक्क होते हैं, और काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन होता है चलने के लिए। सामान्यतः त्वचा के द्वारा इसमें श्वसन होता है। सामान्यतः कुछ में फ्लोएम के द्वारा होता है, मतलब कुछ में श्वसन जो होता है त्वचा के द्वारा होता है, कुछ में जो होता है फ्लोएम के द्वारा भी होता है। एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों होते हैं इसमें, एक लिंगी व उभयलिंगी। जैसे एस्केलीमेंथीज क्या थे, इसमें एक लिंगी थे, परंतु ये जो एनालीडा होते हैं ये एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों होते हैं। जैसे कि आपका केचुआ है, जोंक है, नेरिस है। आगे चलते हैं, अगला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होता है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जैसे कि आपने यहाँ पे बात की थी पादप जगत की, पादप जगत में जो है वनस्पति जगत का थैलोफाइटा सबसे बड़ा समूह था, उसी प्रकार से जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वो है आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या होता है? शरीर जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर के रूप में, और प्रायः यह एक लिंगी ही होते हैं, प्रायः एक लिंगी होते हैं। और इनमें निषेचन जो होता है शरीर के अंदर होता है, तथा देह गुहा जो होती है इनकी यो हीमोशील कहलाती है।
इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, संधियुक्त पाद होते हैं। उदाहरण के तौर पे झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू इत्यादि आते हैं। मोलस्का की बात कर लेते हैं तो मोलस्का में आपका क्या होता है, इसमें शरीर 3 भागों सिर, अंतरांग एवं पाद में बटा होता है। श्वसन हेतु गिल्स व टिनेडिया होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु गुर्दे अर्थात वृक्क होते हैं, कवक युक्त शरीर होते हैं। तो याद रखिए मोलस्का में आपके हमेशा जो इसमें जीव होंगे उनमें कवक में वो कवच होता है, जैसे घीघा हो गया, सीपी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, और इनका खून जो होता है रंगहीन होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की यदि बात करें तो इसमें सभी जो जीव होते हैं वो समुद्री जंतु होते हैं। सभी समुद्री जंतु जो हैं वो इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। सभी मतलब जो इसमें के तहत जो जीव होंगे वो सभी के सभी समुद्री ही होंगे, और इसमें कांटों वाली इनमें त्वचा होती है तथा जल संवहन तंत्र इसमें पाए जाते हैं। कौन सा? जल संवहन तंत्र पाया जाता है, और पुनरुत्पादन की क्षमता इनमें होती है, और तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क जो होता है विकसित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे हेगाफिश, स्टारफिश, ब्रिटिल स्टार इत्यादि आते हैं। जो 10वां है इसका वो है कार्डेटा। कार्डेटा के तहत 13 वर्ग होते हैं, उसका अलग क्लासिफिकेशन है। कार्डेटा में 13 वर्ग होते हैं। इसमें नाटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर सभी कशेरुकी रज्जु जंतु जो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, मेढक है, कछुआ है, बगुला है, ये सभी के सभी क्या है, कशेरुकी जंतु हैं। तो ये कार्डेटा में के तहत आते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा अब अगला है वर्टिब्रेटा संघ। वर्टिब्रेटा संघ की बात कर लेते हैं। देखिए वर्टिब्रेटा संघ जो है ये कार्डेटा संघ का ही एक उपसंघ होता है। कार्डेटा संघ का एक उपसंघ होता है, और वर्टिब्रेटा संघ में वे सभी आते हैं कशेरुकी जीव आते हैं। कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसमें एक एक यहाँ पे 6 के बारे में बात की गई, देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मत्स्य की बात कर लेते हैं। तो मत्स्य में क्या होता है, सल्कयुक्त त्वचा होती है। ये असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य क्या है, समतापी है, ये असमतापी हैं। द्विकक्षी हृदय होता है, अंडज होते हैं, अंडा देते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्यूना और रोहू को लिया जा सकता है। अगला है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा इसमें जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। कशेरुकी ईल के आकार का शरीर होता है, सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। उदाहरण के तौर पर लैंप्रे और हे मछली को लिया जा सकता है। अगला है जल स्थलचर एम्फीबिया। इसमें क्या होता है, श्लेष्म ग्रंथियों युक्त त्वचा होती है, त्रिकक्षीय हृदय होती है, और फेफड़े एवं फेफड़ा होता है, और एक वृक्क होता है। फेफड़ा और वृक्क होता है। जल व स्थल दोनों पर ये निवास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या होता है, मेढक और टोंड को लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे त्रिकक्षी हृदय होता है, तो त्रिकक्षी हृदय में क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। आगे चलते हैं, सरीसृप की बात कर लेते हैं। ये असमतापी होते हैं, ये भी असमतापी होते हैं, और इसमें सल्क होता है, शल्क युक्त होते हैं। जैसे आप इनको देख सकते हैं। त्रिकक्षी हृदय होता है, मतलब इसमें 2 आलिंद एक निलय होता है। कठोर कवच युक्त अंडे होते हैं इसमें, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मतलब इनका जो अंडे का जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। उदाहरण के तौर पर कछुआ है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। अगला जो कैटेगराइजेशन है वो है पक्षी का। ये समतापी होते हैं, ध्यान रखिएगा, मनुष्य भी समतापी होता है। और इनमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं, मतलब 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। परों से ढका शरीर होता है, और इसमें मूत्राशय जो होता है वो अनुपस्थित होता है। सभी पक्षी इसी के तहत आपके आ जाएंगे। आगे चलते हैं, स्तनपाई। स्तनपाई में ये समतापी होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद 2 निलय। दुग्ध ग्रंथियां होती हैं जो कि स्तनपाई होते हैं। शिशुओं को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, जन्म शिशुओं को डायरेक्ट जन्म देते हैं। उदाहरण के रूप में चूहा है, मनुष्य है, चमगादड़ इत्यादि आते हैं। आगे चलते हैं, आगे मछलियों के नाम से समानता रखने वाले कुछ भिन्न जीवों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे जेलीफिश, ये आपका मछली नहीं है बल्कि ये नाइडेरिया या निडेरिया संघ का है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है। सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा में आते हैं। कटल फिश मोलास्का होते हैं जिनमें कवच होते हैं। हेग फिश साइक्लोस्टोमेटा होता है। डेविल फिश ये भी मोलस्का होता है। क्रेफिश आर्थ्रोपोडा में आते हैं। रेजर फिश ये मोलास्का में आते हैं। तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, फिश तो लगा हुआ है परंतु ये फिश नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछता है इसमें कौन सी मछली है, कौन सी मछली नहीं है। अब भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां जो हैं, जैसे समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश और डॉग फिश, ये सभी के सभी क्या है, मछलियां हैं। आगे चलते हैं,
सरीसृपों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा होता है? किंग कोबरा होता है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है वो है गीला मॉन्स्टर, जिसे हिलोडर्मा भी कहते हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? हाइड्रोफिस नामक समुद्री सांप। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? जमीन पर रहने वाला, यह है इनलैंड ताइपन। और बिल बनाने वाली छिपकली कौन सी थी? मेबुया, या इसको स्किंक कहते हैं। सरीसृपों का युग कौन सा होता है? मिसोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहते हैं। आगे देखते हैं पक्षी वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है, दो हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फाल्कन है। पक्षियों का वाक्य यंत्र कौन सा होता है? शब्दिनी सिरिनिक्स होता है। सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स होता है, जो कि जुरासिक युग का है। किसका है? जुरासिक युग का है। और ये पक्षी तथा सरीसृप का मिश्रण था। अब आगे चलते हैं, कुछ अन्य चीजों को देखें। जैसे 4 कक्षी हृदय वाला सरीसृप कौन सा है? मगरमच्छ है। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन सा है? एकिडीना तथा प्लेटिपस है। और भारत की विशालतम मृग पक्षी प्रजाति कौन सी है? नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़। 6 टांगों वाले जीव को कीट वर्ग कहते हैं। सफेद रक्त वाला जीव तिलचट्टा होता है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कंगारू चूहा होता है। कुनैन प्राप्त होती किससे? सिनकोना पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज कौन सा है? ट्रिटिकेल है, जो कि गेहूं और राई का किस संक्रमण से प्रजाति बनाई जाती है। अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है? अधपका फल होता है। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद कौन सा होता है? तो इससे नोस्कापीन, मार्फिन और हेरोइन बनाई जाती है। आगे चलते हैं, जलीय स्तनपाइयों के कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल, ये पृथ्वी की विशालतम स्तनपाई है, जबकि स्पर्म व्हेल ये विशालतम दांत वाली व्हेल है। समुद्री शेर है, शील या फोका है, वॉलरस है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय, ये सभी के सभी जलीय स्तनपाई हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी क्या है? स्तनपाई हैं। आगे चलते हैं, कुछ स्तनधारियों के बारे में देख लेते हैं, मैमिलिया के बारे में। तो देखिए, ये इनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, या 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, पहला है प्रोटोथीरिया। इसमें क्या होते हैं? अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। और इसके उदाहरण के तौर पे एकेडिना और प्लेटिपस को ले सकते हैं। डक बिल्ड प्लेटिपस ऐसा ही दिखता है, ये एकमात्र विषैला स्तनी होता है। और इसके एक फैक्ट और याद रखिएगा, स्तनधारी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो स्तनधारी में क्या होता है? त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इसमें जो स्तनधारी होते हैं, इनकी क्वालिटी में ये उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। तथा हृदय 4 वेशमी होता है, मतलब 4 कक्ष होते हैं, इसमें 2 निलय 2 अलिंद। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा मेटाथीरिया। इसमें क्या होता है? अपरिपक्व बच्चों का जन्म देना, विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों का रखरखाव, जैसे कि कंगारू करता है। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है यूथीरिया। इसमें क्या होता है? पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है। उदाहरण के रूप में कुत्ता है, गाय है, मनुष्य है, इत्यादि। अब आगे चलते हैं, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि द्विनाम पद्धति या नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ या टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो ये कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और इसमें कैसे करते हैं? तो इसमें लैटिन भाषा के 2 शब्द होते हैं। किसी का जो जीवों का जो नामकरण किया जाता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला जो शब्द होता है ये वंश को सूचक होता है, वंश का सूचक होता है। और दूसरा जो होता है वो जाति का सूचक होता है। ठीक है, प्रत्येक जीवधारी के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप होमोसेपियंस को ले सकते हैं। तो होमो में होमो जो है ये वंश को बता रहा है, जीन्स को। और स्पीसीज जो है ये इस होमोसेपियंस जो है इसकी जाति को बता रहा है। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम को देखें तो मनुष्य का होमोसेपियंस है, गाय का बास्टारस है, और बिल्ली का क्या है? फेलिस कैटस है, कुत्ता का कैनियस लूपस फेमिलियारिस है, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है, शेर का कई बार पूछा है पैंथेरा लियो है, आम का मैंजिफेरा इंडिका है, और धान का आपका ओराइजा सैटिवा है। इसी प्रकार से गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है, और चने का क्या है? साइसर रेटिनम है, मटर का आपका पाइशम सैटिवम है। तो इस प्रकार से यहां पर इतनी चीजों को हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिका के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।